आप देख रहे हैं एक सुबह भीगी सी। ये कहानी आशा शैली द्वारा लिखी गई है। उनके द्वारा लिखी गई यह अमूल्य प्रस्तुति अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं आशा जी। आइए चलते हैं कहानी की ओर। विभादी, कहाँ हो? रीमा की आवाज सुनकर भी विभादी ने हाथ में पकड़ी किताब पर से बिना नजर हटाए ही भीतर आ जाओ रीमा कहा और सोफे पर जरा सा सीधा होकर बैठ गई। क्या पढ़ रही हो दी? रीमा कुर्सी खींचकर उसके पास ही बैठ गई। अब विभा को किताब छोड़नी पड़ गई। कुछ नहीं रे, कल के लिए कुछ जरूरी तैयारी करनी थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ रही थी। बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं होता, चाहे वे छोटे हों या बड़े। उनके सवालों के जवाब देने के लिए पहले अपनी तैयारी करनी होती है। तू बता, कहाँ से आ रही है? आ तो घर से ही रही हूँ। कोई खास बात है क्या? तेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि कुछ तो है जो तुझे बेचैन कर रहा है। विभा ने उसे गौर से देखते हुए कहा। हाँ दी, वो कर्नल चोपड़ा को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्यों? विभा ने चौंकते हुए पूछा। उसने अपनी बीवी की पूरी तरह से पिटाई की थी, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। ओह, वो उसके साथ हमेशा ही बहुत मारपीट करता था। विभा, यह तुझे किसने बताया? रीमा, उसके कुक नायक ने। विभा, और बच्चे कहाँ हैं कर्नल के? रीमा, वहीं थे, पर वे तो खुद भी उससे बहुत डरते हैं ना। विभा, तू शिमला गई थी क्या? कहाँ मिला तुझे नायक? रीमा, पिछले महीने गई थी दी। नायक मुझे वहीं बाजार में मिला, सामान लेने आया था। आपको पूछ भी रहा था। बहुत याद करता है वो आपको। फिर उसने आपका नंबर मांगा था, पर मैंने नहीं दिया। मुझे लगा आप नाराज होंगी। फिर मेरा नंबर मांगने लगा तो मैंने दे दिया। कल उसका फोन आया था तो उसने मुझे यह बात बताई। विभा, अच्छा किया जो मेरा नंबर नहीं दिया, और देना भी मत। मैं उनमें से किसी से भी बात नहीं करना चाहती। जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ता ही क्यों पूछना। जा, अब चाय बना कर ला। जी दी। रीमा चाय बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद जब रीमा वापस लौट गई तो विभा ने फिर से सोफे पर पैर फैला लिए, किताब उठाकर पढ़ने की कोशिश करने लगी, पर अब उसका मन किताब में नहीं लग रहा था। रीमा ठहरे हुए तालाब में कंकरी फेंक गई थी। लहरें उठनी ही थी और लहरें छोटे बड़े वृत्त बनाते हुए अपना काम कर रही थी। विभा विचारों के उस ताल में अनायास ही उतर गई और लहरें उसे 4 वर्ष पीछे ले गई। कॉलेज के वार्षिक आयोजन की तैयारी चल रही थी। लेफ्टिनेंट कर्नल चोपड़ा एनसीसी के नए अधीक्षक बनकर आए थे। परस्पर परिचय के बाद कर्नल ने सारे स्टाफ को अपने यहाँ चाय पर बुलाया था। जब प्रिंसिपल जा रहे थे तो विभा को भी औपचारिकतावश जाना ही था। कर्नल के सरकारी क्वार्टर के बड़े कमरे में सबका खुलकर परिचय हो रहा था। तभी कर्नल ने बड़े बड़े कुछ फोटो एल्बम निकाल कर सामने रख दिए। मैं अभी आया, तब तक आप लोग मेरे परिवार से परिचय कीजिए। पूजा, तुम अटेंड करो, मैं अभी आया, कहकर वह बाहर निकल गया। कर्नल की बेटी पूजा ने सभी को तस्वीरों के बारे में बताना शुरू किया। यह मेरी मम्मी है, ये भाई हैं, वगैरह वगैरह। तभी विभा की नज़र एक फोटो पर अटक गई। किसी पार्टी का फोटो था। सलेटी रंग के सफारी सूट में एक चेहरा विभा को बहुत जाना पहचाना सा लगा। उसने कुछ और उल्टा पलटा तो वह चेहरा उसे कई जगह दिखाई दिया। विभा, पूजा इधर तो आना। जी आंटी। पूजा इधर को घूम गई। विभा, ये कौन है? कहीं ब्रिगेडियर सुलक्षण तो नहीं ये? पूजा, हाँ आंटी, आप जानती हैं इन्हें, ये मेरे सगे मामा हैं। विभा, हाँ, यह तो मेरे ताया जी के दामाद हैं। इनकी पत्नी का नाम चंचल है ना? ग्वालियर के हैं ना ये? पूजा, आप ठीक कह रही हैं आंटी, ये वही हैं। तब तो आप हमारे रिश्तेदार हुई, पर मैंने आपको कभी नहीं देखा। विभा, चंचल की लव मैरिज हुई है। मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में ही हो गई थी और मैं पहाड़ पर आ गई।
मेरा दिल्ली आना जाना कम हो गया था। तब चंचल पढ़ती थी। बाद में पता चला कि चंचल ने शादी कर ली। ताया जी के घर पर ही मैं मिली थी सुलक्षण जीजा जी से। कैसे हैं ये सब लोग? चंचल कैसी है? अनायास ही बहन के लिए अनुराग उमड़ आया था विभा का। पूजा, सब लोग ठीक हैं, पर मम्मी के बाद तो हमारा ग्वालियर जाना बंद ही हो गया है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? विभा ने देखा पूजा एकदम सहम गई थी। चारों तरफ देखते हुए वह बात बदल कर बोली, मैं आपको मासी कहूँ तो? कौन सी मासी निकल आई यहाँ पर तुम्हारी? कर्नल की आवाज सुनकर पूजा और भी ज्यादा सहम गई थी। वह उसी समय भीतर आया था। विभा ने जब कर्नल को सुलक्षण से अपने रिश्ते की बात बताई तो वह भी बहुत खुश हुआ। यह तो बहुत बढ़िया बात हुई भाई, हमें भी एक साली मिल गई। वाह वाह, क्या बात है। यह कहानी की शुरुआत थी। परिचय आगे बढ़ाते हुए कर्नल ने सारे स्टाफ को बताया कि उसकी पत्नी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। उसने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। कोई कुछ नहीं बोला। सब लोगों ने कर्नल चोपड़ा और विभा के रिश्ते को सेलिब्रेट किया। कर्नल चोपड़ा के हंसमुख स्वभाव ने बहुत जल्दी सबको अपना बना लिया था। वह कॉलेज कम ही आता था। उसे कार्यालय के लिए अपने क्वार्टर के साथ ही 2 कमरे मिले हुए थे। फिर भी उसके मिलनसार स्वभाव ने जल्दी ही सबको अपना बना लिया था। विभा के पास भी इसी कॉलोनी में सरकारी क्वार्टर था। अब पूजा अक्सर ही विभा के पास आ जाती और पूरा दिन रहती, पर उसे भी तो नौकरी करनी थी। पूजा उसके घर पहुंचने के साथ ही उसके सामने हाजिर होती और खूब सारी बातें करती। एक दिन पूजा ने पूछ लिया, मासी, आप अकेली क्यों रहती हो? तुझे किसने कहा कि मैं अकेली हूँ? देखती नहीं कितनी सारी किताबें हैं मेरे पास, इतने बच्चे हैं कॉलेज में, फिर अब तो मुझे एक बेटी भी मिल गई है। विभा ने हंसते हुए कहा, हाँ मासी, माँ की तो कमी तो मुझे भी नहीं रही, पर जब कल पापा का ट्रांसफर हो जाएगा तब। पूजा चुप हो गई। तुम मेरे पास ही रह जाओ, मैं जीजा जी को कह दूंगी कि वे तुम्हें मेरे पास छोड़ दें। कर्नल के जोर देने पर अब विभा उसे जीजा जी कहने लगी थी। स्टाफ की महिला प्रोफेसर उसे छेड़ने भी लग गई थी। भाई विभा मैडम का जीजा तो बहुत स्मार्ट है, साथ में पले पलाए बच्चे भी मिल गए। अब ये रिश्ता है तो है, इसमें मेरा क्या कसूर है? फोटो तो तुम लोगों ने भी देखे थे ना उस दिन। विभा खिसिया जाती, लेकिन मामला यहाँ नहीं रुका। अब कर्नल कभी भी विभा के घर आने जाने लगा, कभी पूजा को लेने के बहाने तो कभी छोड़ने के बहाने। अक्सर वह उसके खाली पीरियड में कॉलेज में भी आ धमकता, साली जी चाय पिला रही हो ना? विभा को लोक लाज के मारे मुस्कुराकर उसका स्वागत करना पड़ता। हालांकि विभा नहीं चाहती थी कि कर्नल वहां आए। अलबत्ता पूजा के आने पर उसे कोई आपत्ति नहीं होती थी। कभी कभी पूजा के आग्रह करने पर उसे उनके घर भी जाना पड़ जाता था। पूजा ने बीए कर ली थी और आगे कर्नल उसको पढ़ाना नहीं चाह रहा था। घर में काम करने के लिए नायक था ही। पूजा पढ़ना चाहती थी। उसने विभा से सिफारिश करने को कहा, जीजा जी, पूजा पढ़ना चाहती है, इसे पढ़ने दीजिए ना। एक दिन मौका देखकर विभा ने बात छेड़ी। कर्नल ने एक पल के लिए विभा की तरफ देखा, फिर पूजा की तरफ, फिर बड़े ठंडे स्वर में बोला, साली जी, यह हमारा बाप बेटी का मामला है, आप इसमें ना ही पड़े तो अच्छा है। विभा हतप्रभ बाप बेटी का चेहरा देख रही थी। पूजा का चेहरा पीला पड़ गया था। विभा को कुछ सोच नहीं रहा था। कर्नल बाहर निकल गया था। उसे लगा कि शायद यह उसके जाने का संकेत है। चुपचाप उठकर वह बाहर आ गई। कई दिनों तक पूजा नहीं आई तो उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। क्या हुआ होगा? सब ठीक होना चाहिए। नमस्ते मैडम। उसने पलटकर देखा तो पीछे नायक खड़ा था। वह सब्जी की दुकान पर साफ साफ टमाटर छांट रही थी। अरे तुम सब्जी लेने आए हो? जी मैडम। आप बहुत दिनों से आए नहीं। पूजा बेबी आपको बहुत मिस करती हैं। वह क्यों नहीं आई? वह भी तो आ सकती है ना। मैडम जी, एक बात कहूँ, साहब की किसी बात में बोलना उन्हें पसंद नहीं है। उनका जो मन होता है वही करते हैं। उस दिन उन्होंने पूजा बेबी पर बहुत गुस्सा किया कि उसने आपसे क्यों कहा पढ़ाई के लिए।
आप कुछ मत बोलें। शायद पूजा भी बहुत डरती है उनसे। आजकल उनके बेटे भी आए हुए हैं। बेबी का मन लगा हुआ है, पर वह आपकी बात करती है भाइयों से। कभी आ जाइए उनसे मिलने। नायक ने बात बदल दी। मैं आ सकती हूँ मैडम। आवाज के साथ ही विभा चौंक कर वर्तमान में लौट आई। बहुत देर हो गई थी उसे वहीं बैठे हुए। आचार्य द्विवेदी का बड़ा सा चित्र सोफे के नीचे से झांक रहा था। उसने नीचे गिरी पुस्तक उठाकर साथ के स्टूल पर रख दी और आने वाले विद्यार्थी को समय दिया। फिर रात के खाने की व्यवस्था में जुट गई। थोड़ी देर के लिए उसके दिमाग से सब कुछ निकल गया। रात के 10 बज चुके थे, पर विभा को नींद नहीं आ रही थी। रीमा शांत झील में पत्थर फेंक गई थी। प्रोफेसर विभा खन्ना एक बार फिर से उन्हीं वादियों में विचरने लगी थी। विभा तो वैसे भी कर्नल के घर बहुत कम ही जाती थी। अक्सर पूजा ही वहां आ जाती थी, और उस दिन के बाद पूजा भी उसके पास नहीं आई, तो विभा ने भी बहुत ज्यादा नहीं सोचा। ऐसा कौन सा घनिष्ठ रिश्ता था जो जोर मारता। पर हाँ, उसे पूजा के लिए बुरा जरूर लगता था। पता नहीं क्या हुआ होगा उस दिन। नायक ने भी तो कुछ स्पष्ट नहीं कहा। इसीलिए तो उसके लिए यह घटना किसी अप्रत्याशित हादसे जैसी ही थी। फिर कई दिन इसी तरह गुजर गए। उन दिनों कॉलेज में छुट्टियां चल रही थी। शहर से थोड़ी दूर पर विभा ने कुछ जमीन खरीद ली थी। छुट्टियों में वह अक्सर वहां चली जाती थी। उसे गांव आए अभी एक दिन ही हुआ था कि एक टैक्सी उसके दरवाजे के आगे आकर रुकी। आवाज सुनकर उसने खिड़की खोलकर देखा तो कर्नल चोपड़ा अपने तीनों बच्चों के साथ सड़क पर खड़ा टैक्सी वाले को पैसे दे रहा था। खैर, विभा को कोई तमाशा खड़ा करना पसंद नहीं था, इसीलिए उसका स्वागत किया। पूजा बहुत हुमक कर उसके गले लग गई। चोपड़ा ने कहा कि तुम्हारा गांव देखने का मन हो रहा था, तो सोचा चला जाए साली जी के पास। मेरे दोनों बेटों को गांव बहुत पसंद है। बेटे भी बड़े थे, पूजा के बाद जुड़वा हुए थे। कर्नल के अनुसार इसके बाद ही पूजा की मां की मानसिक संतुलन बिगड़ा था। विभा ने चुपचाप सारी बातें सुनी। विवशता थी। एक तो घर में आए मेहमान का सत्कार, और उस पर बड़ी बात यह है कि कर्नल से बोलता था, बाकी सभी को सुनना होता था। वह कुछ पूछे तो उसका उत्तर देना होता, बस। शाम को तीनों पिता पुत्र गांव की सड़क पर घूमने निकल गए। पूजा ने पैर दर्द का बहाना बनाया और घर में रहकर विभा को रात के भोजन बनाने में मदद करने लगी। मासी, सब्जी काटते हुए पूजा ने विभा का ध्यान आकर्षित किया। हम्म, तुमने कुछ पूछा नहीं कि क्या हुआ था? किस सिलसिले में क्या हुआ था? उत्तर में पूजा की आंखें भर आई। पापा कभी किसी को माफ नहीं करते। उन्हें बहुत गुस्सा आता था कि मैंने आपसे आगे की पढ़ाई की बात क्यों कही। मैं समझ रही थी, इसीलिए मैं चाहते हुए भी तुम्हारे पास नहीं आई। फिर अब क्या हुआ? कैसे पासा पलट गया? अब पापा कुछ और ही सोच रहे हैं। क्या? आपको पता चल जाएगा। तुम्हारी माँ क्या सचमुच पागल थी? विभा ने अचानक ही पूछ लिया। आपको क्या लगता है? पूजा ने उल्टा ही सवाल कर दिया। तभी उन्होंने देखा पिता पुत्र घर की सीढ़ियां चल रहे थे। पूजा कटी हुई सब्जियां लेकर रसोई में रखने चली गई। दूसरे दिन संध्या की चाय के बाद कर्नल साहब आकर विभा के पास बैठ गए। तो विभा पहले तो थोड़ा कसमसाई, फिर सवालिया नजरों से कर्नल चोपड़ा को देखने लगी। आज तुम भी हमारे साथ घूमने चलो ना गांव में। मैं जाऊंगी तो खाना कौन बनाएगा? मेरे पास तो नौकर नहीं है। खाना पूजा बना लेगी, थोड़ा समय दो ना। कर्नल ने आग्रह किया। पूजा कैसे बना लेगी इतना खाना? लगता है हमारी साली साहिबा हमारे आने से खुश नहीं है। क्यों? अगर तुम्हें हमारा आना अच्छा लगता तो तुम हमें अपना गांव घुमाने ना ले जाती। कर्नल ने अपने मूछें संवारते हुए कहा। विभा को लगा कि पीछा छूटने वाला नहीं है, अब झेलना तो पड़ेगा ही। सो चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए बोली, ऐसा करते हैं, कल नाश्ता भर पेट कर लेंगे, उसके बाद चल पड़ेंगे। आज रहने देते हैं। क्यों पूजा, ठीक है ना? पूजा ने धीरे से सहमति में सिर हिला दिया। उन दिनों गांव के मंदिर में आए हुए एक साधु ने राम कथा का आयोजन कर रखा था। अगली सुबह विभा सबको लेकर सबसे पहले मंदिर में ही गई। चारों तरफ से घने वृक्षों से घिरा मंदिर बहुत शांत और सुहावना वातावरण बना रहा था। अतिथि साधु के पास बैठकर विभा ने कहा, जीजा जी,
छोटा सा गांव है, आप एक ही दिन में तंग हो जाएंगे। इससे अच्छा है आप यहाँ आ जाया करें, आपका मन भी लगेगा और स्वामी जी से कुछ नई बातें सीखने को भी मिलेंगी। क्यों स्वामी जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ये मेरे जीजा जी कुछ दिनों के लिए आए हैं, आपके पास समय होगा? हाँ हाँ, दोपहर को आ सकते हैं। बस तय हो गया और विभा ने सुख का सांस लिया कि चलो पिंड छूटा। 3 दिन रहकर सब लोग वापस चले गए। विभा को भी तो कॉलेज जाना था, पर कॉलोनी में भी तो घर दूर नहीं थे। अब दोनों लड़के भी जब तब आ धमकते, इससे विभा का बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता। वह अगले दिन क्लास की तैयारी नहीं कर पाती। विभा को लगा कि उसे कर्नल का सच जानना ही चाहिए। उन्हीं दिनों विभा को दिल्ली जाने का मौका मिला, तो उसने ताई से पूछ लिया, बीजी, आजकल चंचल कहाँ है? सुलक्षण ब्रिगेडियर हो गया है ना, तो वे आजकल लद्दाख में हैं। पर तुझे यार चंचल की क्या जरूरत आ पड़ी? ताई हंसते हुए बोली। ऐसे ही विभा ने टाल दिया और फिर वह भूल ही गई इस बात को। उस दिन स्टाफ रूम में कॉलेज के कुछ अध्यापकों के साथ विभा भी बैठी थी। इनके पीरियड खाली थे, तभी एक प्राध्यापक ने चुटकी ली, विभा जी मिठाई कब खिला रही हैं? किस बात की? विभा ने प्रश्नकर्ता की ओर देखा। विभा दी, स्टाफ में चर्चा है कि आप और कर्नल चोपड़ा शादी कर रहे हैं। रीमा ने थोड़ा झिझकते हुए बात स्पष्ट की। शर्मा जी वही कह रही हैं। दिमाग खराब हो गया है क्या सब लोगों का? किसने कह दिया? मुझे तो भनक तक नहीं। और तुम सब? विभा रुआंसी होकर वहां से उठ आई। घर आकर भी वह सोचती रही कि यह झूठ किसने फैलाया होगा। क्या कर्नल चोपड़ा ने? नहीं नहीं, वह क्यों करेगा ऐसा काम? क्या इसमें उसकी बेइज्जती नहीं हो रही? पता नहीं कब से घूम रही है यह खबर। हे भगवान, अब क्या करे वह? क्या कर्नल के परिवार से पूछे? नहीं, यह तो आ बैल मुझे मार वाली बात हो गई ना। पर कुछ तो करना होगा, वरना पूरे शहर में बेमतलब चर्चे होंगी। लेना एक ना देना दो। 2 दिन विभा कॉलेज ही नहीं गई। पर कब तक? आखिर तो जाना ही पड़ेगा। कॉलेज से वापस लौटकर अभी उसने कपड़े ही बदले थे कि पूजा और उसके दोनों भाई आ गए। मासी, मैं पालक और गोभी लाई हूँ, पकौड़े बनाते हैं। पूजा आज बहुत खुश लग रही थी। विभा से तो ना हाँ कहते बन रहा था और ना। सौरभ रसोई घर से बड़ी थाली और चाकू उठा लाया था और पूजा के साथ बैठकर पालक में से कचरा बीनने लगा। विभा चुपचाप खड़ी तीनों बहन भाइयों को देख रही थी। तभी गौरव, जो सोफे पर चुपचाप बैठा था, बोला, मासी, कल हम दोनों भी वापस जा रहे हैं, इसीलिए आज की शाम आपके साथ बिताने का मन है। पापा भी आने वाले हैं। मासी, पापा मुझे आगे पढ़ाने के लिए मान गए हैं, पूजा ने कहा। तो विभा को चुपचाप रहने वाली पूजा के चहकने का राज समझ में आ गया, पर अभी तक उसे अपनी उलझन का हल नहीं मिल रहा था। इसी समय कर्नल चोपड़ा दरवाजा खोलकर भीतर आया। आज वह भी कुछ अलग ही लग रहा था। चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में शरारत के भाव देखकर विभा और भी सकपका गई। आज बैठने को भी नहीं कह रहा कोई, पता नहीं कहाँ गए सब। कर्नल चोपड़ा ने सोफे पर पसरते हुए कहा। इतना सब होने के बाद भी विभा किसी पत्थर की मूर्ति की तरह जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रही, हिली तक नहीं। अब शायद कर्नल चोपड़ा को महसूस हुआ कि विभा सहज नहीं है। क्या बात है विभा, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। 2 दिन कॉलेज भी नहीं आई, तबीयत तो ठीक है ना? विभा फिर भी कुछ नहीं बोली तो कर्नल ने उसे फिर टोका। अरे साली साहिबा, क्या हुआ? आ, आपने कुछ कहा क्या? क्या हो गया है तुम्हें? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। विभा को अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे और क्या नहीं। तो वह झट से बाथरूम में जाकर शावर के नीचे बैठ गई। सिर पर पानी पड़ने से थोड़ा दिमाग ठंडा हुआ तो सोचने लगी कि कैसे निपटेगी इस समस्या से। किसका रचा स्टंट है यह तो बाद में देखेगी, पहले बात को समझ तो ले। हो सकता है कि उन लोगों को भी विभा की तरह से ही कुछ भी पता ना हो। पर उसी समय बाहर से रीमा की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। कर्नल पूछ रहा था, रीमा मैडम, आपने बात की विभा से? अब विभा के कान खड़े हो गए, जैसे उसका सारा शरीर ही कान बन गया था।
हाँ चोपड़ा जी, हम लोगों ने संकेत तो दिया था, पर मुझे नहीं लगा कि विभा दी इसके लिए तैयार होंगी, वरना वे थोड़ी तो खुश होती। अच्छा तो यह बात है। अब विभा को सारी बात समझ में आई तो वह बाहर निकल आई। उसने कहीं भी उन्हें महसूस नहीं होने दिया कि वह उनकी बातें सुन चुकी है। तुम कब आई रीमा? कुछ काम था क्या मुझसे? कॉलेज में तो तुमने कुछ नहीं कहा। बस अभी आई हूँ दी। काम कुछ नहीं, आप 2 दिन कॉलेज नहीं आई तो सोचा पूछ आती हूँ, तबीयत तो ठीक है ना? रीमा ने सफाई दी। अब तक पूजा ने पकौड़ों का सामान तैयार कर लिया था। मैं पूजा के साथ हाथ बटा देती हूँ, कहकर वह रसोई की तरफ बढ़ गई। वह अंदर जाकर बाल ठीक करने लगी। आईने के सामने खड़े होने पर उसे अपने बालों में छलकती सफेदी नजर आई। पूरे 20 बरस हो गए थे पति को गुजरे, बच्चा कोई हुआ ही नहीं। तो इन 20 बरसों का अकेलापन उसने अपने कॉलेज के साथियों और विद्यार्थियों के सहारे कैसे गुजार दिए थे, पता ही नहीं चला। यदि यह चोपड़ा की सोच है तो कुछ बुरा भी नहीं, परंतु चोपड़ा का गुस्सैल स्वभाव और ये 3 जवान बच्चे, ये क्या सोचेंगे? फिर रिश्तेदारी भी तो है। क्या चंचल और सुलक्षण को यह सब पसंद आएगा? तभी बाहर से पूजा की आवाज आई। मासी चाय बन गई, अब आ जाओ, बाकी काम बाद में कर लेना। चाय पीते हुए रीमा ने फिर छेड़ दिया विभा को। हाँ तो विभा दी, आपने बताया नहीं, कब कर रहे हो तुम दोनों शादी? वैसे जोड़ी तो जच रही है तुम दोनों की। रीमा मार खाएगी क्या? विभा झेप गई तो सौरभ बोल पड़ा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। यह तो बहुत ही बढ़िया समाचार है। हमें भी माँ मिल जाएगी। कर्नल और पूजा बड़े गौर से विभा की शक्ल देख रहे थे। विभा, मुझे लगा कि तुम मेरे बच्चों का भला सोच सकती हो। मैं पूजा को पढ़ने भेज दूंगा अगर तुम कहोगी तो। विभा सिर नीचे किए चुपचाप बैठी थी। अब गौरव आगे आया। मासी, हम लोगों को वापस जाना है, हमारी छुट्टियां खत्म हो रही हैं, लेकिन हम रुक सकती हैं। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? आप भी तो अकेले ही रहते हो। अब विभा ने सर उठाया और एकदम दर्द स्वर में बोली, मुझे नहीं पता कि यह किसके दिमाग की उपज है, और मैं जानना भी नहीं चाहती। वह सांस देने को रुकी तो सबकी सांसें अटक गई। और हाँ सौरभ और गौरव, तुम दोनों यह जान लो कि मैं तुम्हारे पापा को जितना जान पाई हूँ, इनका स्वभाव डिटेक्टर जैसा है। जवान बेटी पर हाथ उठा देना तुम्हारे घर का मामला हो सकता है, मगर मेरे उसूलों के खिलाफ है। मैं 20 साल स्वतंत्र जीवन जिया है, इसीलिए मेरा जवाब ना में है। माँ, ना पूजा, तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं, पर यह नहीं हो सकता। मैं शहर में उठने वाली चर्चाओं को कैसे फेस करूंगी, अब तो यह सोचना है। इसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। कई दिन बीत गए। एक दिन पता चला कि कर्नल ने तत्काल प्रभाव से अपना स्थानांतरण शिमला करवा लिया है। इस समाचार से विभा बहुत हल्का महसूस कर रही थी। बहुत जोर के बिजली कड़की तो विभा फिर वर्तमान में आ गई। रात के 2 बज रहे थे। उसे याद आया कि कल उसे एक छात्रा को कुछ आवश्यक पाठ तैयार करवाना है। वह महादेवी वर्मा पर शोध कर रही थी। कोई बात नहीं, यह तो हो ही जाएगा। उसने सोने की कोशिश की पर नींद भी तो नहीं आ रही थी उसे। उसे याद आया, उस दिन वह रीमा के साथ ही मॉल पर घूम रही थी। उन दोनों को शिक्षा विभाग में काम था, इसीलिए साथ ही शिमला आई थी। काम हो गया तो वे कॉफी हाउस की ओर बढ़ गई। अभी वे वहां से उठने का मन बना ही रही थी कि सामने से कर्नल चोपड़ा एक सुंदर स्त्री के साथ आता नजर आया। कर्नल की भी नजर उन दोनों पर पड़ चुकी थी। वह सीधा उनके सामने आ खड़ा हुआ। हम यहाँ बैठ सकते हैं साली साहिबा? उसका अंदाज चिढ़ाने जैसा था। अरे बैठिए ना कर्नल साहब, हम तो वैसे भी उठने ही वाले थे, जवाब रीमा ने दिया। मैं आप लोगों को मिलवा तो दूं, शी इज माई वाइफ सिमरन। फिर वह विभा की तरफ मुड़ता हुआ बोला, ये पूजा की मासी हैं सिमरन। हम तीनों रामपुर कॉलेज में थे। सबने एक दूसरे का अभिवादन किया। पर आप लोग हमारे साथ भी तो एक कप कॉफी पी सकते हैं, सिमरन बोली। नहीं सिमरन, हम लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं, हमें किसी से मिलना भी है, फिर किसी दिन, कहकर विभा उठ खड़ी हुई। दी, बड़ा तेज आदमी निकला, वहां आपके पीछे पड़ा रहा। आपने घास नहीं डाली तो आपको दिखा रहा था कि आपसे कम उम्र और सुंदर महिला जैसे उसे मिल गई है।
छोड़ो रीमा, मुझे ना तब कर्नल चोपड़ा में रुचि थी और ना अब है। मेरा दिल ही जानता है कि मैंने किस तरह से उन चर्चाओं को ठंडा किया था। ना दीदी, कॉलेज में सब लोग जल्दी ही समझ गए थे कि यह सब उसी का किया धरा है। सारे स्टाफ को आपसे हमदर्दी थी। उसी समय सामने से अपनी एक पुराने मित्र को आते देखकर विभा उधर को मुड़ गई। फिर एक दिन रीमा ने ही खबर लाकर दी कि कर्नल की नई बीवी बहुत परेशान है। कर्नल उस पर बहुत शक करता है। ऑफिस जाते हुए क्वार्टर में ताला लगा जाता है। नायक को भी अपने साथ ही दफ्तर ले जाता है। फिर एक दिन सुना कि पूजा ने नायक के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है और कर्नल चोपड़ा इसके लिए सिमरन को दोषी ठहरा रहा है। कुछ दिन बाद फिर यह समाचार आया कि कर्नल ने सिमरन की बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। पड़ोसियों ने पुलिस बुलवाई, तब मामला रफा दफा हुआ। यह सारी सूचनाएं उसे रीमा ही लाकर दे रही थी। और आज, हाँ, उसे याद आया कि चंचल ने उसे एक दिन बताया था कि उसकी एक ननद बहुत परेशान है। उसका आदमी उसे बहुत मारता है। उसने तब चंचल से उसकी उस ननद के बारे में कुछ भी पूछा नहीं था। शायद वह चोपड़ा के बारे में ही कह रही होगी, पर उस समय वह चोपड़ा के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसीलिए कुछ नहीं पूछा। कड़ियां एक एक करके जुड़ती जा रही थी। उस दिन पूजा अपने मामा सुलक्षण से अपने संपर्क टूटने की बात उसे बताती शायद, पर सब कुछ लोगों के वापस लौट आने के कारण वह चुप लगा गई। अचानक विभा को लगा कि पूजा उसे अपनी माँ की सच्चाई बताना चाहती थी। हाँ, पूजा ही शायद रीमा के संपर्क में है। अब जाकर विभा को एहसास हुआ कि कर्नल का व्यवहार ना तो पूजा की माँ यानी अपनी पहली बीवी के साथ ठीक था और ना ही सिमरन यानी अपनी दूसरी बीवी के साथ। और सच तो ये है कि वो औरतों की इज्जत करना ही नहीं जानता था। महिलाओं को मात्र वह एक वस्तु समझता था, जिसे जब चाहा इस्तेमाल कर लिया और फिर फेंक दिया। उसे अपने निर्णय पर आज बेहद संतुष्टि हो रही थी। अन्यथा शायद सिमरन के स्थान पर आज विभा होती। कहानी के बारे में आपके विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।